अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। रश्मि, क्या हुआ? तो एक मिनट रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठ यहाँ। रश्मि, ये ले, पानी पी। क्या हुआ रश्मि? हिचकी क्यों आ रही है? हाथ दीजिए अपना। बैठो इधर। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? हिचकी इसलिए आ रही लगातार? नहीं। अरे क्यों नहीं आएगी? अब खुले और गीले बाल लेकर छत पर जाएंगी तो तबीयत तो खराब होगी। आप एक काम करिए, एक चाय बनाइए काली मिर्च और अदरक डाल के, अभी आराम पड़ जाएगा इनको। तुम जैसे ये गर्म चाय पियोगे ना, अच्छा लगेगा, ठीक है? या तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाकर लेटो, चाय लेकर हम आते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है? हम चलें छोड़ने? नहीं, हम चले जाएंगे। आराम करो। रश्मि, कंबल ओढ़ के लेटना। बिंदु जी, क्या सोचते हैं? कुछ परेशान है क्या आप? तो चाय हम बना देते हैं। नहीं, हम बनाते हैं। हाँ, बनाइए। क्या हो जाता है नूरानी जी आपको? इतनी पढ़ी लिखी समझदार होने के बावजूद कैसे कर लेती हैं इतनी बड़ी लापरवाही? पर डर क्यों रही हैं आप? हाँ, हमारे रहते आपको किस बात का डर? हमें ना आते हैं। ये पकड़िए, पकड़िए। अरे पकड़िए ना, ऐसे देखती हैं जैसे हम पता नहीं क्या कर देंगे। इतना क्यों डरती हैं आप? बाल काट लीजिए अपने। हाँ? हाँ, बाल क्यों? क्योंकि आप केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना? और इसलिए आपको कोई भी बात थ्योरेटिकली समझ में नहीं आती। आप तब तक भरोसा नहीं करती हैं जब तक प्रैक्टिकल करने का मौका ना मिले। तो अब समझ में आ जाएगा आपको। काट लीजिए। हाँ। आई 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 आई। अरे इतना क्यों डरती हैं? हम आपके साथ हैं।
अरे रश्मि, आप बाहर क्यों निकली? आपको मना किया था ना, तबीयत खराब है आपकी और कुछ नहीं हुआ यार, हमें जो ये हुआ जरूरी था। चलिए रूम में चलिए। तुम्हारी माँ कुछ समझती नहीं है रश्मि। मैंने उनको समझाया था कि खुले बाल लेकर, गीले बाल लेकर यदि बाहर जाओगी तो पूरा मोहल्ला गंदी नजरों से देखता है। अब वो समझ में उनको आया नहीं, इसलिए बाल कट गए हैं। तो अब वो खुद भी समझ गई है और वो तुम्हें भी समझा देंगी। अब तो कोई इशू है नहीं ना। नहीं पापा, अब हम ऐसे खुले बाल लेके टेरेस पे कभी नहीं जाएंगे। बचन बेटा, पक्का? अरे तो तुम क्यों रो रही हो? मैं तुमसे नाराज हुआ कभी? हाँ? बेटा देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन गलती से भी ये काम दोबारा किया ना बेटा तो इंदु रानी जी के अभी थोड़े से बाल कटे हैं, पूरा सफाचट हो जाएगा उनका। टकले आम। नहीं पापा, हम नहीं करेंगे। आओ अपन रूम में चलते हैं। आओ। माँ, अब पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या है जमुना, क्या देख रही हो? दीदी वो आपके बाल। रश्मि, ये गर्म पानी पापा को दे आओ। हेलो, हाँ जमुना, इंदु का क्या हाल है? शायद बाल काट दिए। क्या क्या मेरे इंदु के बाल काट दिए? हाँ भैया, बाल काट दिए। जमुना, जमुना मेरी बात करा सकती है इंदु से? कोशिश करती हूँ मैं। दीदी, धीरेन भैया आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो इंदु, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मेरे यकीन करती हो ना? बहुत जल्दी मैं तुम्हें इस नरक से निकाल लूंगा, बहुत जल्दी। बस मुझ पे यकीन रखना।
पापा पानी लाई आप हमारे लिए। हिचकी तो आपको आ रही है, आप पी लीजिए, लीजिए। चाकू, आप हमको मारना चाहती हैं? नहीं नहीं पापा, वो सब्जी काट रहे थे ना तो हाथ में ही रह गया। बेटा बहुत तेज धार है, चोट लग सकती है ना, आगे से ख्याल रखना, ठीक है? इतना डरती क्यों हो तुम? जा। रघु, रघु मुझे कटना चाहिए, बस बहुत हो गया, छोड़ूंगा नहीं उसे। कट्टे का अरेंजमेंट तो हो जाएगा भाई, लेकिन इतना आसान नहीं है। रघु तू जानता है ना, मैं इंदु को कितना प्यार करता था, अपनी जान से भी ज्यादा, लेकिन उसकी जिंदगी नर्क बन गई है, खून के आंसू रो रही है वो। भैया आप ब्रिजेश सिंह को मारने की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा हिस्ट्री शूटर है वो, बाहुबली है वो। हिस्ट्री शीटर है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना, मरेगा ना एक न एक दिन। देख ना रघु, मेरी गोली से मरेगा वो, मेरी गोली से। आप समझना नहीं चाह रहे भैया, राक्षस आदमी है वो, हिरण्यकश्यप राक्षस, उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। मेरा नाम भी धीरेन सिंह है, मैं मारूंगा उसे। भैया आप तब तो कुछ नहीं कर पाए थे ना, जब सालों पहले वो आपके सामने इंदु को लेकर चला गया। अरे आइए इंदु रानी जी, आइए आइए, बैठिए। आप शुरू कीजिए। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? आप तो हम पे पाप चढ़ा देंगे। जब से शादी करके आपको लाए हैं, आप ही के साथ बैठकर खाना खाया हमेशा, और पहला नेवाला आप ही खाती हैं, भूल गए? बेटा रश्मि, आपकी मम्मी हमसे पाप वाप करा देंगे। अरे आप हमारी धर्म पत्नी हैं, अर्धांगिनी है हमारी, कैसे हम खा लें आपके बिना? बैठिए, अरे बैठिए ना। बैठते हैं। बैठिए, लीजिए खाइए। अरे हम बिल्कुल भूल गए कि माँ तुम्हारी हमारे हाथ से ही पहला निवाला खाती हैं। लीजिए खाइए। क्या बात, अब हम खा सकते हैं। इंदु रानी जी, कितनी तेज मिर्ची, ये कैसी सब्जी बनाई आप? पापा वो सब्जी आज मैंने बनाई थी। ये लो बट्टा। लेकिन फिर से एक बार सोच लो, इतने सालों में तुम अपनी इंदु को वहां से कभी छुड़ा नहीं पाए, तो मैं तो कहता हूँ एक बार सोचिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। इंदु रानी जी, आप अपनी बेटी को अगर खाना बनाना नहीं सिखा पाएंगी तो कैसे चलेगा, है ना बेटा? हमें भी दूसरे घर में जाना है। चलिए कोई बात नहीं, इस कटोरी को खत्म करिए और सोने आ जाइए, है ना? बेटा इतनी देर रात तक नहीं जागते, चलिए हम सोएंगे।
ब्रिजेश सिंह अपनी पत्नी इंदु पर शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादती कर रहा था। पति और पिता के अधिकार का वो नाजायज इस्तेमाल कर रहा था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इंदु और रश्मि ब्रिजेश के हर जुल्म को सह रही थी? कोई भी रिश्ता जो ये दावा करता है कि वो हमसे बेहद प्यार करता है, क्या वो हमारे साथ किसी भी हद तक ज्यादती करने का अधिकार रखता है? आखिर इन कठोर रिश्तों से रश्मि और इंदु को रिहाई कैसे मिलेगी? नमस्ते अंकल, कैसे हो? नमस्ते, आप कौन? मैं सुधा, रश्मि की क्लासमेट। वो मेरे पापा का अभी ट्रांसफर हुआ है ना इस शहर में, तो हम लोग अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। क्या काम करते हैं आपके पिताजी? अंकल जी वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एडीएम के पर्सनल सेक्रेटरी। क्या है कि मैं कल ही रश्मि से मिली थी और हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। आज संडे था और छुट्टी थी, तो मैंने सोचा उससे मिल आती हूँ। अच्छी बात। रश्मि अंदर है, हम जाकर उससे मिल लो। जी अंकल, थैंक यू। सुनो धीरेन भैया, ब्रिजेश सिंह अभी थोड़ी देर में इस दुकान पर आने वाला है। और वो जो आदमी दिख रहा है ना, वो पीछे बैठा है, देखो वो। सहकारी बैंक का मैनेजर है। ब्रिजेश सिंह उससे पैसे लेने आ रहा है, तो मैंने टेबल के नीचे कट्टा टेप से चिपका दिया। टेप से क्यों चिपका है? अरे भैया, मैंने किसी फिल्म में देखा, अगर ब्रिजेश से पहले उसके लोग आ गए तो चेकिंग वेकिंग हो गई हमारी, फंस सकते हैं ना। जैसे ही ब्रिजेश उस टेबल पे बैठे, सीधा कट्टा निकाल के ठोक दो साले। भैया आप इंदु से प्यार करते हो ना? करते हो ना बिंदु से प्यार? हाँ बहुत। तो आज कर दो भैया, आज इस ब्रिजेश का गेम ओवर कर दो। ठीक है भाई। तुम यहाँ कैसे आई? मेरा घर कैसे ढूंढा तुमने? बहुत आसान था। मैंने एक दुकानदार से पूछा कि ब्रजेश अंकल का घर कहाँ है, और यू डोंट बिलीव, बंदा घर तक छोड़ के गया है मुझे। वैसे तुम्हारे पापा कोई बड़े आदमी है क्या? बहुत रुतबा है उनका। जो भी हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? कैसे दोस्त हो यार तुम? फ्रेंड। अभी कल ही तो हम मिले हैं, तो दोस्ती करने के लिए क्या पूरे सालों लगते हैं? वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये क्या है? जीन्स। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। ठीक है, नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये मुझे दे, दे मुझे। मैं इसे फेंक कर आती हूँ। हाँ? अरे आप बात बात पे इतना घबरा क्यों जाती हैं? हम बाहर गए थे और कुछ सामान भूल गए तो वापस लेने आए। बेटा रश्मि, बाहर जाते समय एक तुम्हारी मित्र आई थी शायद, कौन है वो? कल ही मिली है, कुछ खास नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। ये आप क्या छुपा रही हैं? कुछ नहीं, कचरा। अरे कचरा कोई हाथ में पकड़ता दिखाइए हमको। अरे दीजिए तो। जीन्स है, वाकई में कचरा है। आप एक काम करिए, इसको फेंक दीजिए। सही कर रही थी आप बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा इंदु रानी जी, जी। कचरे को बाहर फेंकने से गंदगी फैलती है। आप एक काम करिए, इसको जला ही दीजिए।
उसको एक लाश मिलती है जिसको पहचान पाना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि लाश पूरी तरह से जल चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के आने के बाद यह पता चलता है कि पहले सर पर गोली मारी गई थी, उसके बाद उस लाश को जलाया गया था। आखिर ये मर्डर किसने किया और क्यों किया? यह घटना एक खतरनाक साजिश की ओर इशारा करती है। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बोल रहे हैं ये लोग? सर लाश की पहचान इन्होंने कर दी है, इन्हीं की बेटी है, सुधा नाम था उसका। ये श्रीमन प्रकाश मिश्रा है, एसडीएम के निजी सचिव। हफ्ते भर पहले इंदौर से ट्रांसफर होकर आए हैं, लेकिन सर ये किसी पर केस नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि शायद इनकी बेटी ने आत्महत्या की होगी क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थी। तब तुम ये कहना चाहते हो कि पहले उस लड़की ने खुद को गोली मारी, फिर खुद ही आग लगा ली? जाओ तुम रिपोर्ट से कहो। जी सर। आप केस क्यों नहीं कर रहे? आपको पता है ना आपकी बेटी को किसने मारा? भैया मौका अच्छा था यार, गोली दागे क्यों नहीं आप? आज तो बच गया मेरे हाथ से, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। भैया मैं तो कहता हूँ हिरण्यकश्यप को मारने का प्लान ताक दीजिए आप, ताक दीजिए, नहीं होगा। जब से इंदु मेरी जिंदगी से गई है ना, मैं उसके प्रेम की आग में चल रहा हूँ। छोड़ूंगा नहीं उसे, कब तक बचेगा मेरे हाथ से? रश्मि बेटा, सोने से पहले ऐसे तेल से मालिश जरूर करना चाहिए। क्या होता है उससे नींद बड़ी प्यारी आती है, और लगता है तुम्हारी नींद अच्छे से नहीं हो रही है। देखो आंखों के नीचे कितने काले घेरे होगा, है ना? कल से रोज लगा के सोना, ठीक है? नमस्ते आंटी। रश्मि तुम बेटा जाओ अंदर सो, हम आते हैं। इंदु जी कुछ नहीं, न्यूज ऐसी मत देखा करो। सुधा। हाँ सुधा। कल ही तो आई थी हमारे घर। हाँ आज उसे किसी ने मार डाला। कैसे? किसी ने नहीं, हमने मारा उसको इंदु रानी जी। हाँ, और पहले हमने सर पे गोली मारी, फिर जला दिया उसको। करते हम, बताइए आप। उसकी संगत में हमारी मासूम रश्मि बिगड़ जाती ना। आज वो हमारी रश्मि के लिए जींस लाई थी, कल पता नहीं और क्या क्या करती उसको साथ। हमारी बेटी की जिंदगी तो खराब हो जाती ना। हम सच कहें, हमारा मन तो किया कि हम उसको जिंदा जला दें, लेकिन फिर लगा रश्मि के बराबर। तो पहले गोली मारी ताकि पीड़ा ना हो, लेकिन उसके बाद हमारा मन था कि जला दें, इसलिए हमने जिंदा जला दिया। आपको पता है हम जो करना चाहते हैं हम करते हैं। अरे आप क्यों घबरा रही हैं? अरे हम है ना, यहीं पर तो है आपके पास, और हम वादा करते हैं कि आपको और अपनी बेटी रश्मि को कुछ नहीं होने देंगे। कोई आंख भी उठा के देखेगा तो हम आंखें नोच लेंगे उसकी। सर क्या खबर है शुक्ला? ब्रिजेश सिंह, उसी ने लड़की को मारा और जलाया भी है। बहुत भौकाल है उसका उसके इलाके में। सर राजू गवाही देने के लिए तैयार है ये? जी सर। राजू। हाँ बोलिए दरोगा साहब। क्या देखा तुमने? देखना का है, ब्रिजेश भैया ने ऐसे कट्टा लगाया लड़की के सर पर और दाग दिया गोली, और फिर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया उसको। ये सब हमारे सामने किया उन्होंने। उसने इतना सब कुछ कर दिया और तुमने कुछ नहीं किया? हाँ और क्या करते, देख तो रहे थे ना। तुम उस मासूम लड़की की जान बचा सकते थे अगर थोड़ी हिम्मत दिखाते तो। अरे इतना हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। अगर आपके कलेजा में दम है, आप जाके ब्रिजेश भैया को पकड़ लीजिए। एक बार तुम कोर्ट में गवाही दे दो, फिर बहुत लंबा जाएगा तुम्हारा ये ब्रिजेश भैया। अरे ये कौन बोला आपको कि हम कोर्ट में गवाही देंगे? हम तो खाली आपको बताने चले आए हैं ताकि आपको भी फजूल में मेहनत ना करनी पड़े ये ढूंढने में कि खूनी कौन है, खूनी कौन है। ये गवाही वाही बयान वहां देने वाले हम नहीं हैं। हाँ पगला गए हैं क्या आप? अरे अब ऐसे घूर का रहे हैं हमको। इतना बढ़िया राज का बात बताए हैं,
एक तो स्पेशल चाय मंगवा दीजिए हमारे लिए, मलाई मार के। ये देख बेटा, ये लड़का तुझे आज दिखने आ रहा है। इसी लड़के से तेरे पापा ने शादी तय की है तेरी। दिखने में सुंदर और सुशील है ना, और मॉडर्न विचारों का भी लगता है। मुझे लगता है बेटा, इससे शादी करके तू बहुत खुश रहेगी। और एक बार तेरी शादी हो जाए ना, और इस नर्क से तू बाहर निकल जाए, तो सुकून की जिंदगी जिएगी बेटा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। माँ, और आप? मेरा क्या है बेटा, मुझे लगता है एक बार तेरी शादी हो जाए ना, तेरे पापा मुझे कम टॉर्चर करेंगे। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं ना बेटा। मुझे यकीन है एक बार तेरी शादी हो जाएगी ना, वो बदल जाएंगे। हाँ, आपको ऐसा लगता है माँ? बस तू अपना चेहरा मत खराब कर। वो लोग आने वाले हैं ना, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तो देख लेना, बस एक बार तेरी शादी हो जाए। चल अब अपना चेहरा धो ले जाके, चल। मनोज, एक निवेदन है आपसे। बेहद जरूरी एक काम फंसा हुआ है हमारा, और विधायक जी ने बोला है कि 7 दिन के भीतर हो जाएगा। तो पहले वो काम हो जाने देते, फिर विवाह का मुहूर्त निकाल लेंगे, अगर आप परमिशन दे तो। इंदु रानी जी, कैसे लगे आपको दामाद जी? अच्छे। वैसे तो वरुण, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि लड़का लड़की विवाह से पहले आपस में मिलें, पर अब चूंकि दौर ऐसा है, तो अगर तुम्हारा मन है मिलने का, तो रश्मि का कमरा ऊपर है, जाके मुलाकात कर लो। जी, है ना? लीजिए मनोज जी। वो क्या था? रश्मि, क्षमा चाहते हैं मम्मी जी। वो रश्मि जी को शायद हमने कुछ ज़्यादा ही जोर से थप्पड़ मार दिया। लेकिन मम्मी जी आप ही बताएं, रश्मि जी को पता है ना कि हम इनको देखने आ रहे हैं, तो फिर ये इस तरह लाल लिपस्टिक लगाकर क्या जताना चाहती हैं रश्मि जी? मम्मी जी, ये जो लड़कियां लाल लिपस्टिक लगाकर जीन्स पहनकर घूमती हैं, ये सब चरित्रहीन होती हैं। वरुण जी, आपने अपनी बेटी को कभी तेज आवाज में भी नहीं डांटा, और आपने हाथ उठा दिया। चिंता मत करिए, जैसा आप चाहते वैसा ही होगा। इंदु रानी जी, वरुण जी को चाय नाश्ता कराइए। चाहिए चाय नाश्ता कराइए। अरे हम है ना इधर। हेलो, हाँ तेरे घर के पास खड़ा हूँ। मिश्रा जी बहुत बड़ा काम करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। और वैसे भी एक कत्ल करने का 50 लाख रेट है मेरा, और ब्रजेश सिंह को मारने के लिए पूरे 2.5 करोड़ रुपया लूँगा मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा हाथी है। 2.5 करोड़ क्या, मैं तुझे 3 करोड़ देने को तैयार हूँ। मुझे बस उसकी लाश देखनी है। ये ले एडवांस, बाकी का काम होने के बाद। ये क्या कर रही है? ये टॉर्चर हमारे लिए कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये ऐसा चक्रव्यूह जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि जिस दौर से मैं गुजरी हूँ तू गुजरे। अगर तेरी शादी उस वरुण से हुई ना, तो वो तुझे तेरे पापा से ज्यादा टॉर्चर करेगा, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। देख बेटा, आज तेरे पापा ना 12 बजे से पहले नहीं आने वाले, इसलिए तो ये बैग पकड़
और यहाँ से जितनी दूर हो सके चली जाए इस शहर को छोड़कर, इतनी दूर कि तेरे पापा भी तुझे ढूंढ ना पाए। तो रुक, ये ले, ये एटीएम कार्ड ले, एटीएम से पैसे निकाल और ये शहर छोड़कर चली जा। अगर तुझे जिंदा रहना है ना और खुश रहना है तो यहाँ से चल जा, तू जल्दी जा, पीछे मुड़ के मत देखना, तू जा, चली जा, तू जा। रश्मि, तू वापस क्यों आ गई? आज से अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। पगली लड़की तो वापस क्यों आई? हाँ माँ, मेरे सिर्फ बाल खुले रखने से पापा ने आपके बाल काट दिए। अगर मैं भाग जाती ना तो वो आपकी जान ले लेते। इससे पहले कोई देख ले, चल। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सरकटी लाश आपके पति ब्रजेश सिंह की है? जी, वो लाश मेरे पति की है, क्योंकि सवेरे वही सफेद कपड़े पहनकर वो घर से बाहर निकले थे और उनके छाती पर वैसे ही जन्मजात दाग भी है। किसी पे कोई शक? किसने मारा होगा उन्हें? पता नहीं, कोई भी हो सकता है। आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कारावास खत्म हो गया। जय हिंद सर। जय हिंद शुक्ला, क्या खबर है? ब्रजेश सिंह का सिर तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन सर एक खबरी बता रहा था कि ब्रजेश को मारने के लिए किसी ने बड़ी सुपारी दी थी। मर गया सारा राक्षस, मेरा बदला पूरा हुआ।
मिश्रा जी, अपने पैसे वापस ले लीजिए। मुझसे पहले ही किसी और ने ब्रजेश सिंह का खून कर दिया है और मैं बिना काम के पैसे नहीं लेता। क्या ये? वही जिसकी आपको तलाश है, ब्रिजेश सिंह का कटा हुआ सर। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने अपने भाई धीरेन के साथ फिर से जीना सीख लिया था। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। मेरा भाई धीरेन मुझसे बहुत प्यार करता था। फिर हिस्ट्री शीटर ब्रिजेश सिंह की नजर मुझ पर पड़ी। वो शादी का प्रस्ताव लेकर मेरे घर आ गए और जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। तब से लेके आज तक उन्होंने मुझे सिर्फ दुख और पीड़ा दिया। ना मैं घर से बाहर जा सकती थी, ना खिड़की से बाहर झांक सकती थी। मेरी जिंदगी मानो एक जेल बनकर रह गई थी। एक बार मेरे भाई धीरेन ने उनसे पूछ क्या लिया कि मेरे चेहरे पर वो चोट कैसी, तो उन्होंने मेरे भाई धीरेन को इतनी बेरहमी से मारा कि 3 महीने तक वो अस्पताल में पड़ा रहा। और फिर उसके बाद मेरे भाई से बातचीत करना तक बंद करवा दिया मेरा। फिर मेरी बेटी रश्मि पैदा हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे और मेरी बेटी की जिंदगी नर्क से बदतर बना दी थी। वो हमें इतना टॉर्चर करते थे, इतना टॉर्चर करते थे कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। और वो कहते थे वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। और जमाना खराब है। हम तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक उनके संरक्षण में रहेंगे, लेकिन वो संरक्षण नहीं, यातना थी। फिर मुझे लगा कि कैसे भी करके मैं अपनी बेटी को ना उस नर्क से बाहर निकालूंगी। एक बार उसकी शादी हो जाएगी तो वो बच जाएगी। लेकिन नहीं, जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी वो मेरे पति से भी बड़ा राक्षस निकला। रश्मि, वो मेरे पति ने मेरी बेटी को मानसिक रूप से इतना डरा कर रखा था कि सारा दिन उसकी हिचकियां बंद नहीं होती थी। और जब भी वो खाना खाते तो सबसे पहले निवाला मुझे खिलाते। शायद उन्हें लगता था कि कहीं मैं उनके खाने में जहर ना मिला दूं। यहां तक कि मेरे ये बाल उन्होंने हमारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दी थी। आज तक मैं कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर एक दिन मेरे सारे सब्र और सहन का बांध टूट गया। तू वापस क्यों आई? पापा आपको मार डालेंगे अगर मैं यहाँ से भाग गई तो। वो नहीं छोड़ेंगे। बस अब और नहीं। अब मैं तुझे एक आंसू नहीं बहाने दूंगी। मुझे ही कुछ करना होगा। पर आप ऐसा क्या करने वाले हैं? पापा, रुक। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर। जी। इंदू जी, पानी लाइए।
हाँ, मैंने मारा है उस राक्षस को, मैंने मारा है। अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसका गला काटा है और काटती रही मैं। उस वक्त मुझे बहुत सुकून मिला। फिर मैंने उसके कटे हुए धड़ को उस खंडर में फेंका। हाँ, लेकिन मैंने उसे कफन जरूर पहनाया। अब मेरी बेटी रश्मि बाकी लड़कियों के जैसे आजाद हो गई है। अब वो भी एक सुकून की जिंदगी, चैन की जिंदगी, खुशी की जिंदगी जी सकती है। अब मेरी बेटी आजाद हो गई है। अब वो मेरे भाई धीरेन के साथ खुशी से रह सकती है। इंदु ने जो कुछ भी किया वो कानूनन जुर्म है, लेकिन आप ही सोचिए, इस जुर्म को रोका जा सकता था अगर इंदु और उसके आसपास के लोग पहले ही दिन ब्रिजेश के खिलाफ आवाज उठाते। कानून आपकी सेवा के लिए है। घरेलू हिंसा के खिलाफ उसी वक्त उठाइए जब पहली बार यह आपके साथ होती है। रिश्तों के गिरफ्त में आप अपने आप को ऐसे भी ना फंसाइए कि अपनी रिहाई के लिए आपको जुर्म का सहारा लेना पड़े। हर जुर्म को दीजिए मुंह तोड़ जवाब। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।